एवरीवन, आज हम देखेंगे समसामयिकी घटना चक्र से पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी पर। इससे पहले हमने 2 वीडियो बनाया पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी पर, जिसे जाके आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। आज हम देखेंगे ओजोन परत के क्षरण से। प्रश्न: ओजोन परत मुख्यतः अवस्थित है वह है स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर यानी समताप मंडल के निचले हिस्से में पृथ्वी से लगभग 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर अवस्थित रहती है ओजोन परत। ओजोन परत पृथ्वी से करीब ऊंचाई पर है, 20 किलोमीटर की ऊंचाई पे। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के लिए सत्य नहीं है, यह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं देती है। यह सही नहीं है, बल्कि यह ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव में योगदान देती है। क्लोरो, फ्लोरीन एवं कार्बन के मानव निर्मित यौगिक है CFC। ओजोन छिद्र के लिए उत्तरदायी है CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा जो विकिरण अवशोषित किया जाता है उसे पराबैंगनी विकिरण कहते हैं। ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनने वाली गैस को ओजोन यानी O3 कहते हैं। ऊपरी वायुमंडल में ओजोन परत के पृथ्वी पर जीवन काल को बचाती है अल्ट्रावायलेट किरणों से। ओजोन परत मानव के लिए उपयोगी है क्योंकि वह सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें को पृथ्वी पर नहीं आने देती है। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है अल्ट्रावायलेट किरण यानी पराबैंगनी किरण को। सूर्य से आने वाला हानिकारक पराबैंगनी विकिरण के कारण त्वचीय कैंसर रोग हो सकता है। अधिक समय तक सूर्य के पर्यावरण विकिरण के शरीर पर पड़ने से हो सकता है DNA में आनुवंशिक परिवर्तन। ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। क्लोरोफ्लोरीन एवं ऑक्सीजन से बना मानव निर्मित गैसीय व द्रवीय पदार्थ जो रेफ्रिजरेटर तथा वातानुकूलित यंत्रों में शीत कारक के रूप में प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। वायुमंडल में ध्रुवीय भागों में ओजोन का निर्माण धीमी गति से होता है, अतः ओजोन क्षरण का प्रभाव सर्वाधिक परिलक्षित होती है ध्रुवों पर। ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाला प्रदूषक है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। वायुमंडल में जिसकी उपस्थिति से ओजोनोस्फीयर में ओजोन परत का क्षरण होता है वह क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से। ओजोन परत की क्षीणता के लिए उत्तरदायी नहीं है विलायक के रूप में उपयुक्त मेथिल क्लोरोफॉर्म। ओजोन परत की क्षीणता के लिए उत्तरदायी गैस है CFC, हेलोजन्स, नाइट्रस ऑक्साइड, ट्राइक्लोरोएथिलीन, हेलोन 1211 तथा 1301। वह ग्रीन हाउस गैस जिसके द्वारा ट्रोपोस्फियर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक है अंटार्कटिका के ऊपर। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जिसके रक्षण से संबंधित है वह है ओजोन परत के रक्षण से। 1 जनवरी 1889 से प्रभावित हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है ओजोन परत के क्षय को रोकने के लिए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्सर्जन में कमी लाने से। समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है नाइट्रोजन ऑक्साइड द्वारा। ओजोन परत की मोटाई मौसम के हिसाब से बदलती रहती है। बसंत ऋतु में इसकी मोटाई ज़्यादा होती है तथा वर्षा ऋतु में सबसे कम। ओजोन परत को मापा जाता है डॉप्सन इकाई में। सेल्सियस तथा 1 एटीएम दाब पर शुद्ध ओजोन की 0.01 मिमी की मोटाई के बराबर होती है 1 डॉप्सन यूनिट। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो ओजोन हासक पदार्थ के रूप में चर्चित है उनका प्रयोग होता है सुघट्य फोम के निर्माण में, एरोसोल केन में दाबकारी एजेंट के रूप में तथा कुछ विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक अवयवों की सफाई करने के लिए। एक अत्यधिक अस्थायी यौगिक जो वायुमंडल में 80 से 100 वर्षों तक बना रह सकता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलोजन्स तथा कार्बन टेट्राक्लोराइड तीनों ही पदार्थ ओजोन रिक्त कारक से संबंधित है। CFC, हेलोजन्स तथा अन्य ओजोन रिक्तकरण रसायनों जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड के उत्पादन पर रोक लगाई है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अनुसार।
अंटार्कटिक क्षेत्र में ओजोन छिद्र का बनना चिंता का विषय है। इस छिद्र के बनने से संभावित कारण है विशिष्ट ध्रुवीय अग्र तथा समतापमंडलीय बादलों की उपस्थिति तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन के अंतर्वाह में ऐसा माध्यम जहां क्लोरीन यौगिक ओजोन परत का विनाश करने वाले क्लोरीन कणों में परिवर्तित हो जाती है। ध्रुवीय समतापमंडलीय बादल फ्रिजों में जो गैस भरी जाती है उसे कहते हैं मेफ्रॉन। प्रतिशत के रूप में बड़े संयंत्रों में उपयुक्त होता है अमोनिया। सर्वप्रथम 1985 में टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन क्षेत्र का पता लगाया था ब्रिटिश दल ने। तिब्बत पठार के ऊपर वर्ष 2005 में ओजोन आभा मंडल यानी ओजोन हेलो का पता लगाया था GW केंट मूर ने। मनुष्य में खांसी सीने में दर्द उत्पन्न करने के साथ साथ फेफड़ों को भी क्षति पहुंचाता है। O3 का उच्च सांद्रण यानी ओजोन का उच्च सांद्रण। कथन ए दिया है ओजोन जैविक जीवन के लिए परम आवश्यक है। ओजोन परत पृथ्वी को उच्च ऊर्जा विकिरण से संरक्षित करता है। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा। ओजोन परत परावैंगनिक किरणों से हमें सुरक्षा देती है। सूर्य के उच्च आवृत्ति के परावैंगनिक प्रकाश 93 से 99% मात्रा अवशोषित कर लेती है जो पृथ्वी पर जीवन काल के लिए हानिकारक है। ओजोन परत ओजोन का अवक्षय करने वाले पदार्थों का प्रयोग पर नियंत्रण करने और उन्हें चरणबद्ध रूप से प्रयोग वाह करने में के मुद्दे से संबंध है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। वन एवं वन्यजीव के बारे में देखेंगे अब। चमोली के रैनी गांव में वन कटाई के विरोध में आंदोलन चलाया गया था गौरा देवी के नेतृत्व में। जिस पारिस्थितिकीय तंत्र में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम है वह है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। अधिकतम पादप विविधता पाई जाती है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में। यदि हम घड़ियाल को उनके प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं तो जिस स्थान पर जाना होगा चंबल नदी में। भारत में यदि कछुए की एक जाति को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के अंतर्गत संरक्षित घोषित किया गया है तो वह निहितार्थ है। इसे संरक्षण का वही स्तर प्राप्त है जैसे कि बाघों की। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा विधि द्वारा किए गए कतिपय उपबंधों का अधीन होने के सिवा जिस प्राणी का शिकार नहीं किया जा सकता है वह है घड़ियाल, भारतीय जंगली गधा एवं जंगली भैंस। जलवायु के प्रमुख घटक जो झारखंड राज्य के वन क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित कर रही है। जंगल की आग। झारखंड राज्य में जंगलों को सुरक्षित वन के रूप में वर्गीकृत करने का उद्देश्य है बिना अनुमति के सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध। भारत का वह राज्य जहाँ सर्वप्रथम मुख्यमंत्री जन वन योजना प्रारंभ किया था झारखंड ने। सदाबहार वन पाए जाते हैं पश्चिमी घाट में। उत्तर पूर्व भारत और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 200 सेंटीमीटर से अधिक औसत वर्षा वाला क्षेत्र में पाया जाता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का विस्तार। विषुवतीय वनों को अद्वितीय विशेषताएं हैं। ऊंचे घने वृक्षों की विद्यमानता जिनके किरीट निरंतर वितान बनते हों। बहुत सी जातियों का सह अस्तित्व हो। अधिक पादपों के असंख्य किस्मों की विद्यमानता हो। विषुवतीय वन ऐसे उष्णकटिबंध क्षेत्रों में मिलते हैं जहां वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। विश्व भर में लगभग 80% जैव विविधता पाई जाती है विषुवतीय वन में। भारत में उपयुक्त पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए वन आच्छादन हेतु न्यूनतम संस्तुति भूमि क्षेत्र चाहिए 33% पर। राष्ट्रीय वन नीति में भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में जितने प्रतिशत पर वन रखने का लक्ष्य है 1/3 पे। राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार जो वन संवर्ग नहीं है राष्ट्रीय उद्यान। वनों को वर्गीकृत किया गया है संरक्षित वन, राष्ट्रीय वन, ग्राम वन एवं वृक्ष भूमि के रूप में। वन राष्ट्रीय नीति 1952 के अनुसार। देहरादून स्थित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग उपग्रह चित्रण के माध्यम से वन स्थिति रिपोर्ट जारी करता है प्रत्येक 2 वर्ष पे।
भारत में नहीं है नगरीकरण। जो एक बार उपयोग होने के बाद पुनः उपयोग में लाया जा सके उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। वनों से पर्यावरण की गुणवत्ता बढ़ती है क्योंकि वन पर्यावरण से कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण कर मुक्त करता है, ऑक्सीजन को मुक्त करता है। विकास के चरण के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों को निम्न समूहों में विभाजित किया जा सकता है। साम्य संसाधन, व्यक्तिगत संसाधन, आरक्षित संसाधन और स्टॉक संसाधन, जो एक क्षेत्र में स्थित है तथा भविष्य में भी प्रयोग में लाया जा सकता है। संभाव्य संसाधन, जिनका सर्वेक्षण किया गया है तथा उनकी मात्रा एवं गुणवत्ता का पता लगाया गया है और जिनका वर्तमान समय में प्रयोग किया जा रहा है, वास्तविक संसाधन कहते हैं। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन अभिकरण प्रणाली से चित्रित वह भू क्षेत्र जो वास्तव में वन आच्छादित होता है कहलाता है वनावरण। मैंग्रोव वनस्पति का विकास अधिकांश होता है तटों के सहारे। भारत में मैंग्रोव यानी ज्वारीय वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है सुंदरवन में। ये डेल्टा प्रदेश तथा समुद्र के ज्वार वाले भागों में होता है तथा इन्हें मैंग्रोव वनस्पति के नाम से जाना जाता है, ज्वारीय वन को। मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक क्षेत्र सुंदरवन डेल्टा में पाया जाता है। यहाँ के वनों में विशेष रूप से उल्लेखनीय है सुंदरी वृक्ष, एक संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र है गोवा में। भारत में मैंग्रोव वन, सदापर्णित वन तथा पर्णपाती वनों का संयोजन है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। नागालैंड के पर्वत क्रमशः बंजर होते हैं। नागालैंड के पर्वत क्रमशः बंजर होते जा रहे हैं, उसका मुख्य कारण है झूम कृषि। वह राज्य जिसके द्वारा अपना वन धन योजना आरंभ की गई है हिमाचल प्रदेश के द्वारा। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था वर्ष 1972 में। वन जीवों की तस्करी, अवैध शिकार से रक्षा एवं संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा पारित किया गया था वन संरक्षण अधिनियम 1972। भारत में वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था वर्ष 1980 में। 1980 के लागू होने की तिथि है 25 अक्टूबर 1980। भारत में वन जीव संस्थान स्थित है देहरादून में। वन अनुसंधान संस्थान स्थित है देहरादून में। वन अनुसंधान संस्थान का स्थापना उत्तराखंड के देहरादून जिले में की गई थी वर्ष 1906 में। पर्यावरण से संबंधित है विज्ञान और पर्यावरण केंद्र, भारतीय वनस्पति संरक्षण संस्थान, भारतीय वन जीव संस्थान। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्रण के लिए भारत सरकार एक प्राचीनतम विभाग है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग। JRB अल्फ्रेड की पुस्तक फॉनल डाइवर्सिटी इन इंडिया के अनुसार विश्व की कुल जंतु प्रजातियों की संख्या भारत में पाया जाता है 7.28%। भारत की सबसे बड़ी मछली है व्हेल शार्क। यह भारत की नहीं पूरे विश्व की सबसे बड़ी मछली है तथा यह 50 फुट तक लंबी हो सकती है व्हेल शार्क। वर्ल्ड वाइल्ड फंड का प्रतीक जानवर है ज्वाइंट पांडा। इसका वैज्ञानिक नाम है यूरोपोडा मेलानोलिवका है। इसका निवास स्थान मुख्यतः शीतोष्ण चौड़ी पत्ती वाले मिश्रित वनों में मिलता है ज्वाइंट पांडा का। गैविलियस यानी घड़ियाल बहुता में पाया जाता है गंगा में। घड़ियाल एक प्रजाति है मगरमच्छ कुल की। भारत में पाए जाने वाला मगरमच्छ तथा हाथी है संकटापन प्रजाति। चिपको आंदोलन मूल रूप से विरोध था वन की कटाई के लिए। चिपको आंदोलन का नेता माना जाता है सुंदरलाल बहुगुणा को। देश भर में वनों के विनाश के विरुद्ध हुए संगठित प्रतिरोध को चिपको आंदोलन नाम दिया गया था वर्ष 1970 के दशक में। चिपको आंदोलन के प्रणेता है चंडी प्रसाद भट्ट। भारत में वन जीव सप्ताह मनाया जाता है 2 से 8 अक्टूबर के मध्य। विश्व संयुक्त राष्ट्र महासभा के 68वें सत्र के दौरान प्रतिवर्ष वन जीव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था 3 मार्च को। पगमार्क तकनीक का प्रयोग किया जाता है विभिन्न वन्य जंतुओं की जनसंख्या के आकलन के लिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
कथन ए दिया है। भारत में वन क्षेत्रों का ह्रास भारतीय जनसांख्यिकीय संक्रमण से प्रत्यक्ष संबंधित है। कथन आर, वन क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि में प्राय नकारात्मक संबंध होता है। दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या कर रहा है। वन ह्रास का मुख्य कारण है औद्योगिक विकास। राजीव गांधी वन जीव संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है शैक्षिक तथा शोध संस्थानों, वन एवं वन जीव अधिकारियों तथा वन जीव के संरक्षकों को। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक्स रिसर्च स्थित है नई दिल्ली में। पेड़ पौधे एवं जंतुओं की सर्वाधिक विविधता विशेषता है उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन में। भारत में वन प्रारूप जिसमें सागौन एक प्रभावी वृक्ष स्पीसीज है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन के रूप में। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन ऐसे क्षेत्र में पाए जाते हैं जहां वर्षा होती है 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के मध्य। बांस, शीशम, चंदन इत्यादि अन्य व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण वृक्ष प्रजातियां पाई जाती है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनों में। ये चौड़ी पत्ती वाले नमी युक्त वन हैं जो दक्षिण अमेरिका के अमेज़न बेसिन के एक बड़े भूभाग पर फैले हैं। अमेज़न वर्षा वन। अमेज़न वर्षा वन पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है क्योंकि इनकी वनस्पति लगातार कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर ऑक्सीजन को मुक्त करता है। पृथ्वी का 20% से अधिक ऑक्सीजन उत्पादित होती है अमेज़न वर्षा वनों से। वह महाद्वीप जिसमें उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक है एशिया में। मानसूनी वन कहते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को। समाचारों में कभी कभी दिखाई देने वाला रेड सैंडर्स दक्षिण भारत का एक भाग में पाई जाती है। दक्षिण भारत के एक भाग में पाई जाने वाली एक वृक्ष है। इसका वैज्ञानिक नाम टेरोकार्पस सेंटलिनस है। यह पेड़ आंध्र प्रदेश के पालकोंडा तथा शेषाचलम पर्वत श्रेणियों में मुख्यतः पाया जाता है। इसकी लकड़ी सफ़ेद होती है जो कालांतर में लाल रंग के चिपचिपे रस के स्राव के कारण लाल हो जाती है। इसे रेड सैंडर्स यानी रक्त चंदन कहते हैं। आयुर्वेद व सिद्ध दवाइयों में बनाने में पूजा सामग्री एवं पारंपरिक खिलौना बनाने में प्रयोग किया जाता है रेड सैंडर्स का यानी लाल चंदन की लकड़ी का। राष्ट्रीय वन नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहन देना, देश की कुल भूमि का 1/3 वनाच्छादित करना। मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र अभिसमय का क्या महत्व है? इसका उद्देश्य नव परिवर्तनकारी राष्ट्रीय कार्यक्रमों एवं समर्थक अंतर्राष्ट्रीय भागीदारियों के माध्यम से प्रभावकारी कार्रवाइयों को प्रोत्साहित करना है। यह मरुस्थलीकरण को रोकने में स्थानीय लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने हेतु ऊर्ध्वगामी उपागम के लिए प्रतिबद्ध है। मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र अभिसमय की स्थापना की गई थी वर्ष 1994 में। यह अकेला कानून बाध्यकारी समझौता है जो संयुक्त रूप से पेश करता है पर्यावरण एवं विकास तथा टिकाऊ भूमि प्रबंधन को। भारत में जो नगर वृक्षारोपण में विशेषता रखती है वालपराई नगर स्थित है कोयम्बटूर जिले में। चीन, भारत, इंडोनेशिया तथा जापान में से जिसका भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत वन आच्छादित है वह है जापान। कुल भौगोलिक क्षेत्र का 70% भाग पर वन पाए जाते हैं। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 70% भाग पर वन बनाए रखने का संवैधानिक प्रावधान है भूटान में। एल्यूमीनियम को इसके पर्यावरणीय हितैषी स्वरूप और नवीकरणीय योग्य होने के कारण कहा जाता है हरी धातु। पूर्वी दक्कन पठार में प्रमुखता से पाया जाता है शुष्क सदाबहार वन। वाणिज्यिक दृष्टि से लाभप्रद वृक्षों का एक पादप कृषि की अनुपम प्राकृतिक छटा को नष्ट कर रही है। इमारती लकड़ियों का विचार शून्य दोहन, ताड़ रोपण के लिए विशाल भूखंड का निर्वनीकरण, मैंग्रोव का विनाश, आदिवासियों द्वारा लकड़ियों का अवैध कटाई और अनाधिकार आखेट समस्या से अधिक ही जटिल बनते हैं। और लवण जल कोटरिकाएँ त्वरित गति से सूख रहे हैं
क्योंकि निर्वनीकरण और मैग्रोन का विनाश हो रहा है। इसका उदाहरण निर्देशित स्थान है सुंदरबन वन, बहुत कटाई हो रही है इसमें, इसलिए। वर्ष 2004 के सुनामी ने लोगों को यह महसूस करा दिया कि गराना यानी मैग्रोन तटीय आपदाओं के विरुद्ध विश्वसनीय सुरक्षा बाड़ों का कार्य कर सकते हैं। मैग्रोन सुरक्षा बाड़ों के रूप में जिस प्रकार कार्य करते हैं वह है, मैग्रोन के वृक्ष अपनी सघन जड़ों के कारण तूफान और ज्वार भाटों से नहीं उखड़ते हैं। कथन ए दिया है, उड़ीसा तट पर भारत में सर्वाधिक चक्रवात प्रवण क्षेत्र है। कथन आर, महान नदी डेल्टा क्षेत्र में भारी मात्रा में मैग्रोन का निर्वनीकरण हुआ है। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। चक्रवात अवरोधक के रूप में कार्य करता है मैग्रोन वन। ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले के ब्राह्मणी, वैतरणी तथा महानदी डेल्टा क्षेत्र में स्थित है भितरकनिका मैग्रोन वन। यह मैग्रोव वनों के लिए प्रसिद्ध है। यह एक रामसर स्थल भी घोषित किया गया है भितरकनिका को। सही कथन दिया है। टेक्सास वृक्ष हिमालय के प्राकृतिक के रूप में पाया जाता है। टेक्सास वृक्ष रेड डेटा बुक में सूचीबद्ध है। टेक्सास वृक्ष को टेक्सोल नामक औषधि प्राप्त की जाती है जो पार्किंसन रोग के विरुद्ध प्रभावित है। सही कथन दिया। विश्व वन कोष की स्थापना 1961 में हुई थी। जुलाई 2000 में उड़ीसा के नंदन वन अभयारण्य में 13 शेरों की मृत्यु के कारण ट्राइपोनोसोमियासिस रोग रहा है। भारत का सबसे बड़ा जीवशाला कोलकाता में अवस्थित है। यूकेलिप्टस वृक्ष को कहा जाता है पारिस्थितिकी आतंकवादी। ये उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र में पाए जाते हैं, मुख्यतः मध्य एवं दक्षिण अमेरिका के सदाबहार वनों में पाए जाते हैं। यह है स्पाइडर वार्नर। भारतीय प्राण जाति जो संकटापन है, घड़ियाल, चर्मपीठ कुर्म यानी लेदरबैक टर्टल तथा अनुप मृग भारत में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। तारा कछुआ, मॉनिटर छिपकली तथा बामन सूअर। भारत में पाई जाने वाली नस्ल खराई ऊंट के बारे में अनूठा क्या है? यह समुद्र जल में 3 किलोमीटर तक तैरने में सक्षम है। यह मैग्रोन की चराई पर जीता है। ये ऊंट कच्छ यानी गुजरात में पाए जाते हैं। खराई ऊंट। इन ऊँटों को संकटाग्रस्त प्रजाति घोषित किया गया है, खराई ऊंट को। कथन ए दिया है, मैग्रोन कुछ समुद्री तटों के सीमावर्ती उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के अति विशिष्ट वन पारिस्थितिकी निकाय होता है। कथन आर दिया है, ये तट रेखा स्थिर रहते हैं और समुद्र द्वारा सीमा लंघन के विरुद्ध प्राचीर का काम करते हैं। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। ये वन जैव विविधता के संरक्षण होने के साथ समुद्र तट के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी माना जाता है और तट को समुद्र की ओर से आने वाली तीव्र लहरों के विनाश से बचाता है। यह मैग्रोन तट। अमृता देवी स्मृति पुरस्कार दिया जाता है वन एवं वन जीव के सुरक्षा के लिए। विश्व बाघ शिखर सम्मेलन 2010 में आयोजित किया गया था पीटर्सबर्ग में। विश्व का प्रथम बाघ शिखर सम्मेलन सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित किया गया था 21 से 24 नवंबर 2010 के मध्य। नेपाल एवं भारत में वन जीव संरक्षण प्रयासों के रूप में सेव नामक एक नया संगठन प्रारंभ किया गया। सेव का उद्देश्य है टाइगर के संरक्षण से। टाइगर के खाल का प्रयोग आसन लगाने एवं सौंदर्यीकरण के लिए किया जाता है तिब्बती बौद्धों द्वारा। यदि आप हिमालय से होकर यात्रा करते हैं तो आप वहां जिन पादपों को प्राकृतिक रूप से उगते हुए देखेंगे वह है बांज और बुरुंश। चीड़ इन वनों का मुख्य वृक्ष है, परंतु अधिक आर्द्रता वाले भागों में बांज या ओक जैसे चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष देखे जाते हैं। उपोष्णकटिबंधीय वन में प्रत्येक वर्ष कतिपय विशिष्ट समुदाय जनजाति पारिस्थितिकी रूप से महत्वपूर्ण मास भर चलने वाले अभियान यानी त्यौहार के दौरान फलदार वृक्ष के पौधों का रोपण करते हैं। वे समुदाय है गोंड और कोरकू। भारत के एक विशेष क्षेत्र
में स्थानीय लोग जीवित वृक्षों की जड़ों का अनुवर्धन कर इन्हें जलधारा के आर पार सुदृढ़ पुलों के रूप में रूपांतरित कर देते हैं। जैसे जैसे समय गुजरता है ये पुल अधिक मजबूत होते जाते हैं। ये अनोखे जीवित जड़ पुल पाए जाते हैं मेघालय में। अगर किसी पेड़ के काटे बिना उसके पुल बना दिया जाए तो उसे जीवित पुल या प्राकृतिक पुल कहते हैं। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड देश में पशुओं के कल्याण को बढ़ावा देने तथा पशु कल्याण कानून पर है। यह एक सांविधिक सलाहकारी निकाय है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एक सांविधिक निकाय है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन है। ये भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति प्रकाशित हुई थी वर्ष 1994 में। स्वतंत्र भारत की पहली वन राष्ट्रीय नीति तैयार हुई थी वर्ष 1952 में। देश के 1/3 अथवा 33.33% पर क्षेत्र में वन अथवा वृक्षारोपण होने का आवश्यक है। राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार जिनका वृक्ष क्षेत्र घनत्व 70% से अधिक है उसे अति सघन वन कहते हैं। जिनका वृक्ष क्षेत्र 40 से 70% के बीच है उसे मध्यम सघन कहते हैं। और जिनका वृक्ष क्षेत्र घनत्व 10 से 40% के मध्य उसे खुला वन कहते हैं। 10% से कम वृक्ष क्षेत्र घनत्व वाली निम्न स्तरीय वन भूमि को वनावरण में शामिल नहीं किया जाता है तथा इन्हें झाड़ियों की श्रेणी में रखा जाता है। ISFR 2017 के अनुसार देश में झाड़ियों का क्षेत्रफल 45,979 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 1.40% है। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य है लक्षद्वीप। ये इससे आगे अभयारण्य जैव मंडल रिजर्व को हम अगले वीडियो में देखेंगे।